जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में राजनीतिक बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ मुल्क का खस्ता हाल है, दूसरी तरफ इमरान खान की लोकप्रियता से डरी शहबाज सरकार। अब खान की पीटीआई पार्टी पर लगाएगा बैन, राजद्रोह में शामिल होने का आरोप। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, सीरिया से दोस्ती के लिए तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान तैयार। अब सीरियाई राष्ट्रपति असद का आया जवाब। इसी के साथ आपको बताएंगे, हंगरी के प्रधानमंत्री रूस जाने पर यूरोपीय संघ में मचा बवाल। उनके प्रेसिडेंसी में होने वाले सभी बैठक का बहिष्कार का ऐलान। दोस्तों, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश जो लगातार संकट से गुजर रहा है। इस देश के पास विदेशी मुद्रा नहीं है, जिसे IMF ने देने का ऐलान किया है। देश में बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन वहाँ के नेता इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की शहबाज सरकार इमरान खान से इतना डरे हुए हैं कि वो हर तरह से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो कई केस में इमरान को जेल में डाल रखा है, लेकिन अब उनकी पार्टी को भी ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है, जिससे मुल्क के हालात बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इमरान खान पाकिस्तान के एक लोकप्रिय नेता माना जाता है। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान की राजनीति पर ब्रेक लगाने की तैयारी है। इसके लिए शहबाज सरकार ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा इमरान खान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी और पूर्व नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम यूरी के खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी कर ली है। इसका आधार पाकिस्तान के संविधान को बनाया गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 17 में ऐसे प्रावधान है जो पाकिस्तान में किसी भी दल यानी पार्टी को बैन करने की पावर देते हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित पार्टी के नेताओं पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि पाक सरकार की ओर से ये घोषणा सुप्रीम कोर्ट की ओर से इद्दत के मामले में इमरान खान को मिली राहत के तुरंत बाद की गई है। दरअसल पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 17 यानी 2 में किसी भी राजनीतिक दल का गठन करने और उसका सदस्य होने का प्रावधान है, बशर्ते वो कानून पाकिस्तान की संप्रभुता और अखंडता के हित में हो। इसी में आगे ये भी प्रावधान है कि अगर पाक सरकार किसी राजनीतिक दल को पाकिस्तान की संप्रभुता या अखंडता के लिए हानिकारक मानती है, तो सरकार ऐसे दल पर प्रतिबंध के लिए प्रस्ताव बनाकर शीर्ष अदालत के पास भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होगा। यानी इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी उसे सभी को मानना पड़ेगा। पाक के सूचना मंत्री ने पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी और कासिम नूरी पर भी कार्रवाई की तैयारी की है। इसके लिए आर्टिकल 6 को हथियार बनाया गया है, जो राजद्रोह से संबंधित है। इस आर्टिकल के तहत कार्रवाई के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदन के बाद प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। दरअसल आर्टिकल 6 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति बल प्रयोग, प्रदर्शन या किसी असंवैधानिक तरीके से संविधान को निरस्त या निलंबित करने की कोशिश करता है, तो उसे राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। सूचना मंत्री अताउल्लाह ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को तरक्की चाहिए तो पीटीआई पर प्रतिबंध लगाया जाना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि पीटीआई को विदेशी फंडिंग मिल रही है। 9 मई के दंगों में भी पीटीआई शामिल थी और सिफर केस के साथ अमेरिका में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसी को आधार बनाकर ये कार्रवाई की जाएगी। पाक सरकार के पास इसके सबूत भी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार के इस कदम की पीटीआई ने आलोचना की है। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर कहा गया है कि इस फैसले से देश की नींव उखड़ जाएगी। पोस्ट में पार्टी ने यह भी कहा कि कोई भी देशभक्ति पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पर प्रतिबंध के बारे में नहीं सोच सकता। पीटीआई पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष हम्माद अजहर ने भी सरकार के इस ऐलान की निंदा की है। दोस्तों, हैरानी की बात तो तब है जब इस पार्टी के समर्थक आम चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीती, वो भी तब जब पीटीआई के चुनाव चिन्ह पर भी रोक लगा दिया गया था और उनके समर्थक उम्मीदवार स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दें कि इमरान खान की पीटीआई पार्टी युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। खैर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इमरान खान की पार्टी पर शहबाज सरकार की तरफ से बैन लगाने का ऐलान सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ आपको बता दें कि
जी हाँ दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने हाल ही में सीरिया के साथ 13 साल पुराने रिश्तों को दोबारा से शुरू करने की इच्छा जाहिर की थी। एर्दोगान ने जुलाई की शुरुआत में कहा था कि वो रिश्तों को बहाल करने के लिए बैठक करेंगे और अल असद को किसी भी समय निमंत्रण देंगे। एर्दोगान के इस बयान पर अब बशर अल असद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा कि वो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से तभी मिलेंगे जब दोनों देश तनाव के मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सीरियाई राष्ट्रपति अल असद ने कहा कि वार्ता तभी कामयाब होगी जब इसकी चर्चा का केंद्र सीरियाई क्षेत्र से तुर्की सेना की वापसी और अंकारा का आतंकवाद को समर्थन जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो। सीरियाई राष्ट्रपति ऑफिस की ओर से जारी एक वीडियो क्लिप में अल असद ये कहते हुए दिख रहे हैं कि समस्या बैठक नहीं है बल्कि इसके मुद्दों पर है। दरअसल 2011 में अरब स्प्रिंग की चिंगारी ने सीरिया को भी बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। सीरिया में सिविल वार छिड़ने के बाद तुर्की ने सीरिया से अपने संबंध तोड़ दिए थे। सीरियाई सरकार के समर्थकों का आरोप है कि अंकारा ने असद सरकार गिराने की कोशिश करने वाले विपक्ष का साथ दिया। बता दें कि बशर सरकार इन सीरियाई नेता विद्रोहियों को आतंकवादी मानती है। इसके अलावा तुर्की ने उत्तरी सीरिया में एक सेफ जोन भी बनाया है जहां अब तुर्की सैनिक तैनात है और कई बार वह आतंकवादियों के खिलाफ सीरियाई सीमा पार कई सैन्य अभियान चला चुके हैं। इन अभियानों को सीरिया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। दरअसल एर्दोगान ने जुलाई की शुरुआत में कहा था कि वो संभावित वार्ता के लिए किसी भी वक्त बशर अल असद को न्योता देंगे ताकि रिश्तों को बहाल किया जा सके, जिस पर सीरियाई राष्ट्रपति ने कहा बैठक का आधार क्या है, क्या ये अहम मुद्दों को हल करेगी जैसे आतंकवाद का समर्थन और सीरियाई जमीन से तुर्की सेना की वापसी। असद का कहना है कि अगर इन समस्याओं पर चर्चा नहीं होती है तो बैठक बेनतीजा रहेगी। हम किसी भी अच्छी पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन पहले ऐसी बैठक का आधार तैयार किया जाना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, हंगरी ने अगले 6 महीने के लिए हाल ही में यूरोपीय संघ EU की परिषद की प्रेसिडेंसी संभाली है, लेकिन EU के शीर्ष अधिकारियों ने हंगरी द्वारा आयोजित औपचारिक बैठकों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। दरअसल विक्टर ओरबान अभी हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें रूस समर्थक माना जाता है। उन्होंने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन का समर्थन करने के प्रस्ताव को वीटो कर दिया था। इसका मतलब है कि प्रस्ताव का विरोध किया था। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने पदभार ग्रहण करने के बाद एक लंबी यात्रा की। वो सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव गए, वहाँ से वो रूस की राजधानी मॉस्को गए और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। वहाँ से वो चीन गए और वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले और वाशिंगटन में नाटो बैठक में भाग लिया। ओरबान ने अपनी यात्रा को शांति सफ़र या शांति मिशन का नाम दिया। यूरोपीय परिषद ने शिकायत की कि ओरबान ने परिषद से परामर्श यानी सलाह मशवरा किए बिना यात्रा कार्यक्रम बनाया और परिषद इस यात्रा का समर्थन नहीं करती। खासतौर पर जिस तरह से ओरबान ने पुतिन से मुलाकात की उसका यूरोपीय परिषद किसी भी तरह से समर्थन नहीं करती है और इसलिए ब्रुसेल्स ने ओरबान के 6 महीने के प्रेसिडेंसी पद का आंशिक रूप से बहिष्कार करने का फैसला किया है। यह निर्णय लिया गया है कि हंगरी जिन बैठकों की अध्यक्षता करेगा उनमें किसी कमिश्नर को नहीं भेजा जाएगा, बल्कि सरकारी नौकरशाहों को प्रतिनिधि के तौर पर भेजा जाएगा। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वान डेर लियन को बताया गया है कि यह फैसला उन्होंने खुद लिया है। वो और उनके सहयोगी हंगरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में भी शामिल नहीं होंगे, सिर्फ नौकरशाह रहेंगे। आमतौर पर आयोग के 27 कमिश्नर प्रेसिडेंसी यानी यूरोपीय संघ की अध्यक्षता पद पाने वाले देश की राजधानी में जाते हैं और अगले कुछ महीनों का रोड मैप तय करते हैं, लेकिन हंगरी के मामले में माना जा रहा है कि वो दौरा नहीं होगा। गौरतलब है कि अमेरिका में नाटो की बैठक में हिस्सा लेने के दौरान ओरबान की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई थी। हंगरी यूरोपीय संघ का एकमात्र देश है जिसके रूस के साथ अच्छे संबंध है। ओरबान किसी भी वक्त पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हंगरी ने यूक्रेन युद्ध में भी रूस को अघोषित मदद दी है। दरअसल देश के अंदर ओरबान की ताकत को लेकर भी कई सवाल है। जिस तरह से उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया है, कई लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। आपको बता दें कि हंगरी और रूस के संबंध ऐतिहासिक हैं, राजनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा से जुड़े विभिन्न आयामों पर आधारित है। विक्टर ओरबान की सरकार के तहत हंगरी ने रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है, जिससे यूरोपीय संघ के भीतर विवाद पैदा हुआ है।
विक्टर ओरबान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है। उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे संबंध बनाए। हंगरी की स्थिति इसे पूर्वी और पश्चिमी ताकतों के बीच एक पुल के रूप में प्रस्तुत करती है। ओरबान की सरकार ने इस स्थिति का उपयोग करके रूस के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। रूस और हंगरी के बीच व्यापारिक संबंध महत्वपूर्ण है। हंगरी ने रूस के ऊर्जा यानी गैस और तेल की आपूर्ति के लिए कई कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।